नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। एक कत्ल होता है, लेकिन कातिल तक पहुंचने के लिए ना तो पुलिस के पास कोई सुराग था, न सबूत और न ही कत्ल का मकसद ही साफ था। लेकिन तभी मौकाए वारदात से खाली हाथ लौट रही पुलिस की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसने ब्लाइंड मर्डर केस की फेहरिस्त में आ चुके इस कत्ल को एक नया मोड़ दे दिया। पुलिस को मौकाए वारदात से एक लेडीज विग मिलता है। तो क्या पुलिस बालों में उलझे इस कत्ल की गुत्थी को सुलझा पाएगी? तारीख 19 दिसंबर 2010। जगह वसंत कुंज पुलिस स्टेशन, दिल्ली। वक्त 8:39। नाइट शिफ्ट पूरी कर ज्यादातर पुलिस वाले अपने घर जा चुके थे। सुबह के ड्यूटी अफसर ने अभी अभी रोजनामचे पर नजर डाली ही थी कि तुरंत टेलीफोन की घंटी झंझना उठी। हेलो, पुलिस स्टेशन? मैं B119 वसंत से बोल रहा हूँ। फोन वसंत कुंज इलाके के ही पॉकेट नंबर C9 से था और टेलीफोन करने वाले शख्स ने बताया कि काफी कोशिशों के बावजूद उसके चाचा दरवाजा नहीं खोल रहे। अलबत्ता खिड़की से झांकने पर वो अपने बेड पर सोए जरूर दिख रहे हैं और चूंकि उसे दस्तक देते और चाचा को पुकारते पुकारते काफी वक्त हो चुका है, उसे अनहोनी का डर सता रहा है। क्योंकि टेलीफोन करने वाले की आवाज में घबराहट थी और मामला एक पॉश इलाके का था, पुलिस ने भी देर नहीं की। तुरंत ही थाने से एक आईओ पुलिस बल के साथ मौके के लिए रवाना हो गया। टेलीफोन करने वाला शख्स वहीं मौजूद था। कॉल करने वाले ने बताया कि उसका नाम पंकज जोशी है और ये मकान उसके चाचा DK जोशी का है। लेकिन पता नहीं क्यों वो आज ना तो दरवाजा खोल रहे हैं और ना ही कोई आवाज ही दे रहे हैं। चूंकि घर का सदर दरवाजा अंदर से बंद है, इसीलिए कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अलबत्ता ड्राइंग रूम में बने झरोखे से अंदर का मंजर साफ दिख रहा है। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस तब हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि सदर दरवाजा बेशक अंदर से बंद है, लेकिन पिछला दरवाजा बाहर की तरफ खुला हुआ है। अब पुलिस बिना वक्त गंवाए इसी दरवाजे से अंदर दाखिल होती है, लेकिन यहाँ मंजर बेहद खौफनाक है। मकान मालिक DK जोशी का गला धारदार हथियार से रेता हुआ है और इसी गले में किसी ने कैंची घुसेड़ दी है। जाहिर है किसी ने जोशी का कत्ल किया है। पुलिस घर की तलाशी लेती है और उसे पता चलता है कि जोशी का मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड, लैपटॉप और घर में रखी कीमती शराब की बोतलें गायब हैं। गायब सामानों से एक तरफ तो मामला लूट का लगता है, लेकिन कत्ल के तरीके से रंजिश का। पुलिस वारदात के मोटिव को लेकर कुछ देर के लिए उलझ कर रह जाती है, लेकिन तभी पुलिस का माथा चकरा जाता है जब वो मौकाए वारदात पर एक लेडीज विग देखती है। जोशी चूंकि यहाँ अकेले रहते थे, इसलिए लेडीज विग की मौजूदगी ये साबित करने के लिए काफी है कि हो न हो इस विग का जोशी के कत्ल से कोई रिश्ता जरूर है। लेकिन चूंकि एक बेजान बालों के गुच्छे से कोई पूछताछ नहीं हो सकती, पुलिस फिर से तफ्तीश में अपना सिर खपाना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस मौके पर मौजूद उनके भतीजे पंकज जोशी से ही पूछताछ करती है। पंकज बताता है कि उनके चाचा अपने इस मकान में काफी समय से अकेले ही रहते थे। इकलौता बेटा अमेरिका के न्यू जर्सी में सेटल्ड है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ समय पहले जोशी के मकान में कुछ लड़के पेइंग गेस्ट के तौर पर जरूर रहते थे, लेकिन अब उन्हें भी चाचा का घर छोड़े हुए कई दिन गुजर चुके हैं। रामकिंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। कमरे के अंदर एंट्री फ्रेंडली थी। घर से ज्यादा सामान भी गायब नहीं था। लड़का भी विदेश में रहता है, किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी और ऊपर से लाश के पास पड़ी लेडीज विग से पुलिस को कुछ सूझ नहीं रहा था। लेकिन क्या कत्ल को लूट के लिए अंजाम दिया गया या फिर वजह कोई और थी? तो पुलिस को भी अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं सवालों के जवाब चाहिए थे। मामला ब्लाइंड मर्डर का था। गरज ये कि पुलिस को मरने वाले की पहचान के अलावा
कुछ भी पता नहीं था। हालात उलझाने वाले थे। पुलिस के पास ना तो कातिलों का कोई सुराग था और न ही चश्मदीद। चूंकि जोशी का एक वारिस भी फॉरेन में सेटल था, मामले को जायदाद से जोड़कर देखना भी ठीक नहीं था। ऐसे में पुलिस तफ्तीश के रवायती रास्ते पर चलने का फैसला करती है, यानी वो मकतूल के रिश्तेदार, नौकर, आसपास रहने वाले तमाम लोग सबसे पूछताछ कर जोशी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश में लगती है। इसी सिलसिले में पुलिस को पता चलता है कि चूंकि सरकारी स्कूल में टीचर रहे जोशी का बेटा फॉरेन में सेटल्ड है और उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, वो काफी दिनों से यहाँ अकेले ही रहते हैं। उनको जानने वाले लोग बताते हैं कि जोशी किसी जमाने में बहुत खुश मिजाज और मिलनसार किस्म के इंसान हुआ करते थे, लेकिन अपनी बीवी की मौत के बाद उन्होंने एक तरह से जैसे खुद को घर में ही कैद कर लिया था। हाँ, अपनी जिंदगी का खालीपन दूर करने वो अक्सर दिल्ली से सटे मुरथल के ओशो आश्रम में जरूर जाया करते थे। वैसे तो जोशी को रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये शायद उनका अकेलापन ही था जिससे बचने के लिए उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले 2 लड़कों को अपने घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रख लिया था। ये जोशी की दरियादिली ही थी कि उन्होंने लड़कों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया था और पढ़ाई से ध्यान ना भटके, इसीलिए अपने घर का केबल कनेक्शन तक कटवा दिया था। लेकिन जोशी की शख्सियत की इन्हीं बातों के साथ साथ एक सवाल ये भी उठ खड़ा हुआ कि अगर जोशी वाकई अपने यहाँ पेइंग गेस्ट रहने वाले लड़कों का इतना ही ख्याल रखते थे, तो फिर अचानक उन्होंने जोशी का मकान क्यों छोड़ दिया? क्या उनकी पढ़ाई पूरी हो गई या फिर वजह कोई और थी? तफ्तीश आगे बढ़ी और अब पुलिस को एक ऐसी बात का पता चला कि उसे इस ब्लाइंड मर्डर के गुप्त अंधेरे में एक रोशनी सी नजर आने लगी। तहकीकात के शुरुआती पड़ाव में हालात पुरानी रंजिश की थ्योरी को नकार रहे थे, लेकिन पूछताछ में ही कुछ ऐसा पता लगा कि पुलिस का शक पेइंग गेस्ट लड़कों पर गहराता जाने लगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिन बालों के गुच्छे ने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए थे, उसी ने ही कातिल का पता दिया। वो कातिल जिसे कभी जोशी अपने बच्चे की तरह मानते थे, जो कभी उन्हीं के मकान में किराएदार रह चुका था। अब पुलिस का ध्यान जोशी के मकान में पेइंग गेस्ट रह चुके लड़कों की तरफ गया और जैसा कि अमूमन होता है, पुलिस ने फौरन दोनों की तलाश शुरू कर दी। दोनों तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस ने दिल्ली से सटे गुड़गांव से 17 साल के सतबीर को उठा लिया। सतबीर अपने एक दोस्त के साथ जोशी के मकान में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह चुका था। जाहिर है कि पुलिस के शक की सुई सतबीर और उसके दोस्त पर ही जाकर ठिक रही थी। इसकी एक अहम वजह यह भी थी कि इसी साल मार्च के महीने में जोशी का मकान खाली करते वक्त दोनों ने उन्हें कोई वक्त नहीं दिया, बल्कि एक रोज अचानक ही बेंगलोर जाने की बात कहते हुए उनका मकान छोड़ दिया था। और तो और दोनों को बेंगलोर जाने की जल्दी कुछ इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपना कुछ सामान तो जोशी के घर ही छोड़ दिया, जो इतने महीनों तक यूं ही पड़ा रहा। लेकिन इस शक का हल निकालने के लिए सतबीर से पूछताछ जरूरी थी, लिहाजा इंटरोगेशन शुरू हुई और जल्द ही पूरी कहानी साफ हो गई। सतबीर ने कबूल लिया कि उसी ने अपने दोस्त विक्रांत के साथ मिलकर 17 दिसंबर की रात को जोशी का कत्ल किया था। लेकिन सवाल ये था कि जिस जोशी ने उन्हें दिल्ली में रहने के लिए छत दी और जिसने उनकी पढ़ाई के लिए अपने कई चाहतों पर कैंची चला दी, सतबीर और उसके दोस्त ने आखिर उसी जोशी का कत्ल क्यों कर दिया, और वो भी इतने वहशियाना तरीके से? सवाल ये भी था कि अगर वाकई उनको जोशी से किसी बात की परेशानी थी, तो फिर उन्होंने जोशी का कत्ल करने के बाद उनका लैपटॉप और दूसरी कीमती चीजें क्यों चुरा ली? अगर मामला रंजिश का ही था, तो फिर रंजिश निकालने के लिए सतबीर ने पूरे 9 महीने का इंतजार क्यों किया? यकीनन इन तमाम सवालों का जवाब जाने बिना पुलिस की तफ्तीश पूरी नहीं हो सकती थी। राम किंकर सिंह,
दिल्ली, आज तक। ये लड़का कभी जोशी के ही मकान में रहकर आईआईटी की कोचिंग करता था, लेकिन वो पढ़ने की जगह जोशी के दस्तखत की हूबहू नकल करने लगा। जोशी ने उसकी ये गलती भी माफ कर दी थी, लेकिन उसने तो जैसे जोशी को मौत देने की ठान ली थी और मौका पाकर जान ले भी ली। पुलिस को जब सतबीर की बातों पर यकीन हो गया तो उसने फौरन उसे पकड़ने की कागजी कार्रवाई भी पूरी कर ली, लेकिन उसकी उम्र अब भी 18 साल से कम थी, लिहाजा वर्दी वाले उसके साथ उस तरीके से पेश नहीं आ सकते थे आमतौर पर जिस तरह वो दूसरे कातिलों के साथ पेश आते हैं। सतबीर से पूछताछ शुरू हुई और जैसे जैसे वो मुंह खोलता गया, एक खौफनाक कत्ल की रोंगटे खड़े करने वाली साजिश बेनकाब होती गई। दरअसल पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हुए सतबीर और उसके दोस्त विक्रांत ने एक बार खुद जोशी के मकान में ही चोरी कर ली थी, और तो और दोनों ने जोशी का क्रेडिट कार्ड चुराकर लाखों रुपए की शॉपिंग भी कर ली थी। लेकिन ये बात जोशी से छुपी नहीं रह सकी। जोशी का गुस्सा होना लाजमी था। अब जोशी ने दोनों के घर वालों से शिकायत की और दोनों को पुलिस के हवाले करने से बचाने का एक ही रास्ता बताया, वो था उनके नुकसान की भरपाई करना। सतबीर और विक्रांत के घर वाले अब करते भी तो क्या करते। एक तरफ बच्चों की जिंदगी और इज्जत थी और दूसरी तरफ दौलत। उन्होंने बच्चों की जिंदगी चुन ली और जोशी के नुकसान की भरपाई शुरू कर दी। सतबीर के घर वालों से जो सौदा तय हुआ उसके मुताबिक उन्हें जोशी को पूरे 3.5 लाख रुपए लौटाने थे। घर वालों ने देर नहीं की और आधे से ज्यादा रकम यानी 3 लाख रुपए जोशी के हाथों में रख दिए, लेकिन 50,000 रुपए अभी भी बाकी थे। चोरी की इस वारदात के बाद ही दोनों लड़कों के साथ जोशी के रिश्ते खराब हो गए और दोनों ने उनका मकान भी छोड़ दिया। लेकिन जोशी अक्सर अपने बाकी के 50,000 रुपयों के लिए सतबीर के घर वालों पर दबाव बनाते रहे। सतबीर को यह सब नागवार गुजरने लगा और एक रोज उन्होंने जोशी के कत्ल का खौफनाक फैसला कर लिया। राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। स्टूडेंट की साजिश को सुनकर एक बार तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि पढ़ने लिखने की उम्र में हार्डकोर क्रिमिनल जैसी ये सोच आई कहां से। तो आप भी देखिए, सुनिए और जानिए। महीनों से बदले की आग में जल रहा सतबीर अब हर हाल में जोशी की मौत चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसका दोस्त विक्रांत उसका प्लान फ्लॉप न कर दे। लिहाजा 17 दिसंबर की दोपहर जब वो जोशी के कत्ल के इरादे से गुड़गांव से चला, तब उसने विक्रांत के बजाय अपने एक और पुराने दोस्त को साथ ले लिया। राज न खुले इसलिए उसने अपने इस दोस्त से इरादे भी जाहिर नहीं किए। अब सतबीर सबसे पहले कालकाजी में अपनी गर्लफ्रेंड की ब्यूटी पार्लर में पहुंचा और वहां से एक लेडीज विग मंगा ली। इरादा था पहचान छिपाने का। फिर दोनों एक ही बाइक से आगे रवाना हुए। रात हो चुकी थी और दोनों वसंत कुंज के उसी मकान के सामने खड़े थे जहां कुछ महीने पहले तक दोनों पेइंग गेस्ट के तौर पर रहा करते थे। दोस्त को बाहर खड़ा कर वो जोशी से मिलने की बात कहकर कोठी के अंदर चला गया। अब उसने अपने सिर पर विग पहन रखी थी ताकि किसी को उसके लड़का होने का शक न हो। उसने कॉल बेल बजाई और बातों में उलझाकर मकान में दाखिल हो गया। अब वो शख्स सतबीर के सामने था जिससे बदले की आग ने उससे रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। उसने सबसे पहले अपने दिल की बात कही और इससे पहले कि जोशी संभल पाते उसने छिपाकर लाई गई एक खुखरी पूरी ताकत से जोशी के सिर पर दे मारी। अचानक हुए इस हमले से जोशी बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गए। सतबीर को डर था कि कहीं जोशी फिर से खड़ा ना हो जाए, लिहाजा उसने पास ही रखी एक कैंची जोशी के गले में घुसेड़ दी और इसे तब तक थामे रखा जब तक छटपटाकर जोशी ठंडे नहीं हो गए। अब वक्त था यहाँ से निकलने का। पुलिस को उस पर शक न हो इसलिए उसने मामले को लूट का जामा पहनाया और लैपटॉप और शराब की बोतल समेत कई कीमती चीजें उठाकर पिछले दरवाजे से बाहर निकल आया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने अपने दोस्त से कोई बात नहीं बताई, बस लौटा और दोस्त के सामने अपना कुछ सामान वापस लेने का नाटक करते हुए वहां से रवाना हो गया।
हाँ, उसकी विग जरूर मौका वारदात पर छूट गई थी। राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।